उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पंचायत चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन बड़ी ही अव्यवस्था है। बारिश का मौसम है, आपदाएं आ रही हैं और सरकार ने जानबूझकर प्रशासक बैठाकर ऐसी स्थिति ला दी है कि लोगों को भारी बरसात में इन पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करना पड़ रहा है। ग्राम सभाओं की स्थिति तो और ही बुरी है, जो ये साबित करता है कि लोगों में निराशा है। वहीं चुनाव को लेकर जनता में कोई उत्साह ही नहीं है। बीजेपी सरकार ने पिछले 6 से 7 सालों में जो कर्म किए हैं, ये उसका नतीजा है कि लोगों का भरोसा टूटा है। और इलेक्शन कमीशन ने जो अभी नई गाइडलाइन दी है, उसमें साफ लिखा था कि उसका 2 जगह नाम होगा, वह चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकता। लेकिन इस बार जो उन्होंने कल या परसों में जियो जारी किया है, वे बड़ा खेदजनक है। मैं यही कहूँगा कि बीजेपी को जिस चीज़ से लाभ होगा उसी का अनुसरण हो रहा है। जिस तरीके से पंचायत में प्रशासक बैठाए गए, वो भी धामी ने जानबूझकर ही बैठाए ताकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर हो जाए और वहीं शहरी क्षेत्रों के वोटों का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में ले सकें, जैसे कि पहले उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों का लाभ शहरी क्षेत्रों में लिया था। ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए ठीक संदेश नहीं जा रहा है। पंचायत चुनाव हो तो रहे लेकिन बड़ी अव्यवस्था है। बारिश का मौसम है, आपदाएं आ रही हैं और सरकार ने जानबूझ के प्रशासक बैठा के ऐसी स्थिति ला गई कि लोगों को भारी बरसात में इन चुनाव में पार्टिसिपेट करना पड़ा है। और ग्राम सभाओं की स्थिति और बुरी है। हमारे ग्राम सभाओं के जो वार्ड्स हैं उसमें 55,500 से ज़्यादा जो है सीट्स हैं और उसके सापेक्ष जो है जो नॉमिनेशन में है वो 28,200 कुछ हुए हैं, जो ये साबित करता है कि निराशा है लोगों में और चुनाव को लेके कोई उत्साह नहीं है। ये सरकार ने जो कर्म किए हैं पिछले 6-7 सालों में, उसका नतीजा है कि लोगों का भरोसा टूटा है। जो पंचायत में प्रशासक बैठा है वो भी धामी जी ने जानबूझ के बैठाए ताकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर हो जाए और वो शहरी वोटरों का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में ले सके। और पहले ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों का लाभ उन्होंने शहरी क्षेत्रों में लिया था। तो ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं जा रहा है संदेश। जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड नंबर 14 में कुरैया में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कोमल चौधरी पत्नी उपेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। कोमल चौधरी ने क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया है और जनता से सीधा संवाद कर समर्थन की अपील की। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वे पूरी तरह समर्पित हैं। पिछले 10 वर्षों से ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है, लेकिन इस बार भाजपा इस किले को भेदने की रणनीति में जुट गई है। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और सांसद अजय भट्ट ने भी कोमल चौधरी के समर्थन में कमान संभालते हुए कहा कि इस बार सिर्फ कुरैया नहीं बल्कि पूरे जिले में बीजेपी की जीत तय है। प्रत्याशी कोमल चौधरी के प्रति उपेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर जनता ने हमें मौका दिया तो कुरैया में वर्षों से रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा कर सकेंगे। जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। कोई टक्कर दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ से बीजेपी को वोट पड़ रही है। कोमल चौधरी नहीं, किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है। विकास करेंगे, पूरा विकास करेंगे, विकास की नदियां बहा देंगे। टक्कर तो है नहीं, समझो किसी की। अब एक तरफा जो है कोमल चौधरी को जीत मिलेगी यहाँ पर। एक तो इसके नंसार पड़ता है भाई, धर्मपुर गाँव ही नंसार है इसका। मैं इसका मामा हूँ, बाकी सब पूरे गाँव में आसपास कोई मामा है कोई नाना है, इसका पूरा फायदा मिलेगा इसको। मतलब ना हमारे कोई टक्कर यहाँ पे नहीं हुई। खटोला जिला पंचायत सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार मुकेश राणा और बीजेपी समर्पित उम्मीदवार राकेश कुमार एक दूसरे के प्रति गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुकेश सिंह राणा का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बीजेपी का सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि राकेश कुमार जो बीजेपी की समर्पित उम्मीदवार हैं, जो खटोला जिला पंचायत क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, जनता राकेश कुमार को पैराशूट का नाम दे रही है। वहीं बीजेपी समर्पित उम्मीदवार राकेश कुमार ने कहा है कि धीमरी ब्लॉक, अमृत नगर, जगनपुरी 3 गाँव का निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य है। यहाँ गांव भी खटोला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य में अनुसूचित जनजाति के प्रदेश महामंत्री पद पर हूँ। मेरा घर और मेरा पूरा कार्य क्षेत्र खटोला जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सहसपुर ब्लॉक में प्रधान पद के एक उम्मीदवार का आवेदन निरस्त होने की खबर से ब्लॉक में प्रधान समर्थकों ने हंगामा कर दिया। झाजिरा ग्राम पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार अर्जुन कुमार ने अपने वकील और समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर से आपत्तिकर्ता का नाम और किस बात की आपत्ति है ये जानने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक जब रिटर्निंग ऑफिसर पर कोई जवाब न बन पाया तो कई घंटों की गहमा गहमी के बाद प्रधान पद के उम्मीदवार अर्जुन कुमार का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया। इस मौके पर प्रधान पद के उम्मीदवार अर्जुन कुमार ने प्रशासनिक अमले पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया, जिसमें सीएम को उस जिप्सी वाहन से सैर कराई गई जिसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में अब वन मंत्री द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसौनी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों सीएम जिम कॉर्बेट में भ्रमण पर गए थे और जिस जिप्सी में वे सैर कर रहे थे उसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी। ऐसी गाड़ी में प्रदेश की मुखिया को बैठा दिया गया। इतनी बड़ी सेंधमारी हो गई, लेकिन आज गाज गिरेगी केवल अधिकारियों पर। क्या विभागों के मंत्री की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? इस प्रदेश में न आला अधिकारी सुरक्षित हैं और न मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां के नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट भ्रमण पे गए थे। सुना है जिस जिप्सी में उनको बैठाया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो एक एक्सपायर्ड फिटनेस वाली गाड़ी में आपने राज्य के मुखिया को बैठा दिया। इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंधमारी हो गई और गाज गिरेगी केवल अधिकारियों पर। अब जांच बैठा दी गई है, लेकिन क्या जो मोटी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं ये सफेदपोश, ये मंत्री विभागों के, इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? धामी सरकार के 4 साल पूरा होने पर उनके मंत्री ऐतिहासिक और उपलब्धि भरा बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर फेल भी बता रही है। हरिद्वार के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने सरकार के 4 सालों को असफल बताया। कांग्रेसियों ने महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आपराधिक घटनाओं को रोकने में भी सरकार नाकाम है। वहीं पिछले दिनों चर्चा में रहे बीजेपी नेत्री द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार में धकेलने के मामले को लेकर भी कांग्रेसियों ने सरकार को और भाजपा पर सवाल उठाए। सरकार के 4 साल पूरे हो गए, जैसे कि आपको विदित है। ये पूरे 4 साल महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध और आपराधिक घटनाओं में लिप्त भाजपा पदाधिकारी और लोकतंत्र के चीरहरण में लिप्त मुख्यमंत्री धामी के 4 साल हैं। चाहे हरिद्वार में अनामिका शर्मा का मामला हो, भाजपा की पूर्व महिला नेत्री जो अपनी ही बेटी के दुष्कर्म में लिप्त पाई गई, आज जेल की सलाखों के पीछे है। चाहे अभी पिछले दिनों एक 4 साल की मासूम की हत्या हुई, और शर्म की बात यह है कि उस बच्ची के शव को भी उसके माता पिता ने बरामद किया सुरंग में जाकर, जो कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहा विवाद अब सड़कों और रेल पटरियों तक पहुंच गया है। बता दें, वहीं इसकी चर्चा अब अन्य राज्यों में भी हो रही है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूरा बिहार सड़कों पर है। लाखों लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में सड़कों पर है, क्योंकि चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा उठता ही जा रहा है। जिस प्रकार से तमाम वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है,
लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश भाजपा के इशारे पर हो रही है, उसको लेकर बिहार में चक्का जाम है। पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्था जो चुनाव करवाती है, उन पर सरकार दबाव डालकर पक्षपात करवाती है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड के पंचायत चुनाव से पहले भी देखने को मिल रहा है। रोजाना राज्य निर्वाचन आयोग नए नए फैसले ले रहा है, नामांकन से लेकर जांच तक निर्वाचन आयोग का नया फरमान आ जाता है। यहाँ एक एक व्यक्ति का नाम दो वोटर लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अगर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया तो कांग्रेस पार्टी बूथों पर कल से लड़ाई शुरू करेगी। पूरा बिहार सड़कों पे है। लाखों लाखों लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर हैं, इसलिए क्योंकि देश का जो चुनाव आयोग है उस पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस प्रकार से वहां पर तमाम वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों के नाम, लाखों लाखों लोगों के नाम, उनको वोट से वंचित करने की साजिश भाजपा के इशारे पे हो रही है, उसके खिलाफ पूरा बिहार बंद है, बिहार सड़कों पे है, पूरा बिहार में चक्का जाम है। पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जो चुनाव कराने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो गन्ना का चुनाव कराने वाली हो, चाहे वो सहकारिता का चुनाव कराने वाली हो, चाहे राज्य में पंचायतों का और निकायों का चुनाव कराने वाला राज्य निर्वाचन आयोग हो, उनको जिस प्रकार से प्रभावित करके सरकार दबाव डाल करके पक्षपात करवाती है, सत्ताधारी दल अपने अनुरूप फैसले करवाता है, उसके खिलाफ उत्तराखंड में भी वातावरण बना हुआ है। पंचायत चुनाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पंचायत चुनाव में रोजाना राज्य निर्वाचन आयोग नए नए फैसले दे रहा है। सुबह कुछ कहता है, शाम को दूसरी चिट्ठी जारी कर देता है। उत्तराखंड में मानसून की बरसात यात्री और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बता दें, बादल फटने, लैंडस्लाइड और अतिवृष्टि के ओलावृष्टि के कारण बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि अभी 55 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कें सहित छोटी सड़कें हैं, जिन्हें लगातार खोलने का कार्य किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी को मानसून में अब तक 90 करोड़ का नुकसान पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि विभाग की प्राथमिकता है कि चारधाम के श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था दी जा सके। इसके साथ ही छोटे गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों से लगातार लिंक भी बनाए जा रहे हैं। लगातार इसको मॉनिटर करते रहते हैं और एक हमने सिस्टम डेवलप किया है जिसमें रियल टाइम डेटा एंट्री होती रहती है और हमको मालूम चलता रहता है कि वर्तमान में कहाँ पे कितना इशू है और कौन सी रोड बंद है, कौन सी रोड कितनी देर में खुलेगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 55 रोड हैं जो बंद हैं पूरे प्रदेश में, जो हमारे विभाग के अंतर्गत आती हैं, और NH, ये दोनों मिला के 55 रोड बंद हैं। उसको खोलने का काम किया जा रहा है। प्रयास ये रहता है कि जल्दी से जल्दी रोड खोली जाए। जो महत्वपूर्ण रोड है, प्रायोरिटी वाइज जनपद की जो प्रायोरिटी है, जनपद में जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक चलता है उसको पहले हम लोग प्रयास करते हैं खोलने का। उसी हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी अपनी डिसाइड करते हैं। मैंने ये भी डायरेक्शन दिया है कि कोई भी रोड खोलने में अधिकतम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और अगर 2 घंटे से ज़्यादा लगने की संभावना है या लगता है कि ज़्यादा समय लग सकता है तो उसकी सूचना डायरेक्टली मुझे दी जाए। हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। बता दें आपको, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के क्षेत्रों का दौरा करेगा, जिसके लिए 5 सदस्यों का दल रवाना हो चुका है। यह दल हिमाचल पहुंचकर शासन प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों को देखेगा, फिर उनका अध्ययन करेगा। मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन में हुई बैठक को लेकर आपदा सचिव विनोद सुमन ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार टीम को रवाना कर दिया गया है, जो वहां 2 से 3 दिन अध्ययन करेगी और उसकी विस्तृत जानकारी आपदा प्रबंधन को देगी, जिसका प्रस्ताव तैयार करके शासन स्तर पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में किस प्रकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, इसे जानने और समझने की आवश्यकता है, ताकि अगर ऐसी हालत उत्तराखंड में भी उत्पन्न होती है तो हिमाचल के अनुभव के आधार पर प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। जैसे हम आपदा से लगातार आपदा को फेस करते रहते हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी लगातार आपदा को फेस करती रहती है। मुख्यमंत्री सर ने निर्देश दिया है कि एक बार वहां जाके देख लें हम लोग कि आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कार्य होता है। हम किस तरह से काम करते हैं हमें पता है, अन्य लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे सदस्य जो राज्य है वो किस तरह से काम करते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो एक बार देख के अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो उसको अडॉप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो उसको देखने के लिए टीम हमारी निकल गई है।
और टीम वहाँ 1-2 दिन रह के पूरा देखेगी कि किस तरह से आपदाएँ आती हैं, किस तरह से उपाय करते हैं राहत बचाव के, किस तरह से रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, राहत राशि वितरण में किस तरह से काम करते हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुँचाते हैं। डिटेल में स्टडी करके आएगी, फिर उसका कस्टमाइज़ करते हुए, अपनी आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखंड में किस तरह से उसका हम काम करेंगे, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, फिर सक्षम स्तर पे विचार करते हुए हम लोग उसको अडॉप्ट करने पर। रुद्रपुर में आशा कार्यकर्ताओं के शोषण और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर रुद्रपुर के गांधी पार्क में सैकड़ों महिलाओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों सितारगंज, काशीपुर, खटीमा, बाजपुर और रुद्रपुर से आई महिलाओं ने एकजुट होकर किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ता वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनकर काम कर रही है, फिर भी उन्हें न तो पर्याप्त वेतन मिलता है और न ही कोई स्थायी दर्जा। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारियों का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन लागू करने और हाल ही में लागू किए गए 4 श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष ममता पानू ने किया। इस मौके पर उप सचिव अनीता अन्ना और प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित मटियाली ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार से मांगों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की। आशा कार्यकर्ताओं ने जताया कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो तेज आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे ये है सरकार से कि जो हमारी प्रोत्साहन राशि है वो हमें समय से मिलती रहनी चाहिए, हर महीने मिलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमें 6-6 महीने में इकट्ठी मिलती है, हमें हर महीने हमारी प्रोत्साहन राशि मिलती रहनी चाहिए। और आशाओं को रिटायरमेंट होने के बाद जो महीने का आशाओं को पैसा मिलता रहना चाहिए, जिससे कि उनका भरण पोषण होता रहना चाहिए और आशाओं का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। सर, इस उधम सिंह नगर में सारी जगहों पर ही चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग काशीपुर से हैं और रुद्रपुर से भी हैं, गदरपुर से भी, सारी आशा बहनें सब यहीं। सर्व जन कल्याण केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं ने भविष्य को नई दिशा दी। इस संस्थान ने अब तक हजारों छात्र छात्राओं को मेडिकल, कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया। खास बात ये रही कि इनमें से 80 प्रतिभागियों का चयन जापान जैसे विदेशी देश के लिए हुआ है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश के अन्य राज्यों में भी हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस केंद्र की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। संस्था के अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने बताया कि शुरुआती वर्षों में सीमित संसाधनों से शुरू किया गया ये प्रयास आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। निःशुल्क प्रशिक्षण से न केवल युवाओं को हुनर मिला है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया गया है। संस्था की इस उपलब्धि को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। सर, सर्वजन कल्याण केंद्र हमारी संस्था है जो काफ़ी टाइम से उत्तराखंड कौशल विकास मिशन या प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के अंतर्गत काम कर रही है, जिसमें हम नर्सिंग, ब्यूटी और सिलाई आदि क्षेत्रों में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। नर्सिंग में जापान के लिए उत्तराखंड सरकार के सहयोग से बच्चे जापान गए हैं हमारे यहाँ से, और अभी करीब 55 बच्चे के आसपास हमारे अभी जो है प्रशिक्षण चल रहा है उनका जापानी भाषा। अब तक हमारे यहाँ से 80 बच्चे जो हैं जापान के लिए गए हैं और 300 बच्चे जो हैं दिल्ली, गुड़गांव अगर हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ये भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा निःशुल्क है, यहाँ 1 भी रुपये कोई फीस नहीं ली जाती है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यात्रा के लिए पुलिस महकमे की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे पुलिस बलों की तैनाती की बात हो या पड़ोसी प्रदेशों के अधिकारियों से मीटिंग, हर तरह से पुलिस विभाग पूरी तरह से यात्रा को लेकर तैयार है। क्योंकि बड़ी संख्या में अब कांवड़िए वो उत्तराखंड का रुख करेंगे, जिसके लिए शासन स्तर से सभी संबंधित दिशा निर्देश देने का कार्य किया जा चुका है। अब देखना होगा कि इस कांवड़ यात्रा के लिए की गई तैयारियां धरातल पर कितनी कारगर साबित होती हैं। इस संदर्भ में हमारी पूरी तैयारी हो गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट रेंज सर से होना था उसको भी हमने कर दिया है। साथ साथ जो PHQ लेवल से भी हमें जो फोर्स में आवंटित था वो भी हमें मिल गया है। जितनी हमने CPMF की डिमांड की थी वो भी फोर्स हमें मिल गई है। साथ साथ हम लोग ने बहुत व्यापक स्तर पर मीटिंग्स हुई हैं। प्रदेश के जो हमारे नियर बाय राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ के अधिकारियों की 1-to-1 मीटिंग्स हो चुकी हैं, चाहे वो थाना लेवल पे हो या CO लेवल पे हो या
एसएसपी के लेवल पे हो और हमारे जो रेंज लेवल पे हो, हमारी सारी मीटिंग्स हो गई हैं। इस संदर्भ में कमिश्नर गढ़वाल ने भी 2 मीटिंग्स कर ली हैं अपने लेवल पे। जो बाकी विभागों से समन्वय स्थापित करना था वो भी पुलिस का समन्वय स्थापित हो गया है। कावड़ मेले की अभी विधिवत शुरुआत होने में 1 दिन बचा है, बता दें, लेकिन इस बार कावड़ के रंग समय से पहले ही दिखाई देने लगे हैं। शिव भक्ति में सराबोर शिव भक्त भगवा रंग के साथ पहुंच रहे हैं। कावड़ियों के बीच इस बार देश की हरियाली और किसानों को समर्पित हरे रंग की कावड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और किसानों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले ताऊ देवीलाल के लिए जल लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। पिछले 20 साल से ताऊ देवीलाल के लिए वो कावड़ ला रहे हैं। उनका कहना है कि कावड़िया भगवान भोले के अपना आराध्य मानकर कावड़ ला रहे हैं, तो देवीलाल को अपना भगवान मानकर जल लेने आते हैं और शिवरात्रि पर देवीलाल के जन्मस्थली पर जाकर उनकी समाधि पर जल चढ़ाते हैं। सत्यवीर का कहना है कि वो चाहते हैं कि किसानों के मसीहा देवीलाल को भारत रत्न दिया जाए। भगवा की जगह हरे रंग की कावड़ लाने की बात पर उन्होंने ताऊ देवीलाल की पगड़ी का रंग हरा था, इसलिए उन्होंने हरा रंग चुना। परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ और आज से नहीं, मैं जन्म से ही, जब से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला है, मैं जब से ही और आज तक परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ। और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊँ और काफ़ी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय ताऊ देवीलाल जी कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। इन्होंने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सभी का भला किया इन्होंने। और जो बुढ़ापा पेंशन थी वो भी परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी ने बांधी थी। कि मैं चाहता हूँ कि परम पूजनीय ताऊ देवीलाल को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो किसानों के मसीहा। ताऊ देवीलाल की उपाधि आज तक किसी ने मिली नहीं। बाप से बड़ा होता ताऊ की उपाधि मिलती है, तो परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत देश में पूजा जाता है। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल ढाबों की चेकिंग करते हुए टीम दूध, दही, मसाले और अन्य दुकानों की भी जांच की है। खाद्य सुरक्षा विभाग चाहता है कि 4 धाम और कावड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को साफ सुथरा और शुद्ध भोजन मिल सके। इसके लिए टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की औषधि नियंत्रक ताजवीर सिंह का कहना है कि 4 धाम यात्रा के तहत पहले से ही लगातार सैंपलिंग करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे और कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को गलत खाना न परोसा जाए। इसके लिए फूड इंस्पेक्टर की तैनाती भी की गई है। उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन स्थलों में हुड़दंग और अराजकता करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई की जा रही है। 7 जून से शुरू हुए इस अभियान में रैश ड्राइविंग, स्टंट, शराब पीकर वाहन चलाने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चालान काटे गए हैं। गढ़वाल क्षेत्र में इस अभियान को लीड कर रहे आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि 1 माह में ऑपरेशन लगाम के तहत 20,650 लोगों का चालान किया गया है। वहीं 1,358 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 72,23,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थयात्री और पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यातायात नियमों का पालन कराए जाने के लिए सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। ये ऑपरेशन लगाम जो हमारा एक इन्फोर्समेंट का एक ड्राइव था, ये हमारा ऑपरेशन 7 जून को शुरू हुआ था और अभी 1 महीने तक ये ऑपरेशन लगाम चला पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में। इसमें प्रमुख रूप से सड़क किनारे जो लोग शराब पीते थे, हुड़दंग करते थे या फिर रैश ड्राइविंग करते थे या फिर कोई गाड़ी में काले शीशे लगा के घूमते थे, गाड़ियों में अपने हथियार जैसे बेसबॉल और हथौड़ी लेके चलते थे और इस शहर में काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट करते थे, तो इनके खिलाफ में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई, जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। 10,000 के लगभग हमने चालान किए और इसमें जो हमने संयोजन शुल्क जो वसूला वो लगभग 29 लाख का।
रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में इन दिनों चोर लुटेरों को पुलिस को खुली चैलेंज देकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस नाकाम नजर आ रही है। सिलसिलेवार दर्जन भर घटनाओं को अंजाम देकर भी लुटेरे सुरक्षित हैं और पुलिस लाचार ग्रामीण रात भर पहरेदारी कर रहे हैं और चोरों का दुस्साहस दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। अब ग्रामीणों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी गुस्सा है और नाराजगी भी है। दरअसल आपको बताते चलें कि हरिद्वार जिले के भगवानपुर और बुग्गावाला थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक जोरों शोरों से चल रहा है। इलाके के दर्जनों गांव दहशत में हैं। दर्जन भर घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।